अरे सावरकर का नाम ना लो तो हमारे। अच्छा, उन्होंने देश को तोड़ने का काम किया था। अच्छा अच्छा। अंग्रेजों से माफी मांगी। अरे कितने किसी और ने तो माफी नहीं मांगी जाके। चार बार पता माफी नहीं मांगी है जाके। गांधी जी के कहने पे। अंग्रेजों से भीख अरे मांगी, तुम्हें पता छोड़ नहीं दो, छोड़ गांधी जी दो, के छोड़ कहने दो। पे माफी मांगी थी। और जब उन्हें छोड़ दिया गया तो उन्होंने क्या किया? ऐसी बातें नहीं करना, देश लड़ाई को हो तो टुकड़े जाएगी, कर अभी दिए। बता रहा हूँ मैं, आज के बाद दोस्ती खत्म। ऐसे होते क्या अच्छा, फ्रीडम तुम जानते फाइटर? क्या उनके बारे में? अरे तुम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, अरे तुमको हमें कुछ क्या पता ही नहीं तुम है। समझे ना, कुछ जानकारी है नहीं। अरे चले आते हो हिंदुत्व हमारा हिंदुत्व मान हिंदुत्व सम्मान है। हिंदुत्व करने। तुम साले नक्सली। वो एक नंबर का कायर अभी और बहुत एक ज्यादा हो नंबर का गए। देशद्रोही आदमी था। अरे अभी बहुत उसके ज्यादा हो बारे में गए। तुमसे सुनना ही नहीं चाहता। तो देखा आपने कैसे ये दोनों आपस में लड़ रहे थे आधी अधूरी जानकारी के साथ में। ना इसको कुछ पता था और ना इसको कुछ पता था। आधी अधूरी जानकारी जैसे व्हाट्सएप में मिल गई, उन्हीं से आपस में लड़ना शुरू कर दिया। और यही हाल हमारे समाज का भी है, जहाँ पे लोगों को जानकारी तो नहीं पर वो कभी सावरकर को सपोर्ट करते हैं और तो कहीं दूसरे कुछ लोग हैं जो सावरकर को अपोज करते हैं। यही हाल हमारे पॉलिटिकल पार्टीज का भी है। एक तरफ है वो लोग जो सावरकर को पूरी तरीके से सपोर्ट। सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण। और दूसरी तरफ है वो लोग जो सावरकर को इस बात पे अपोज करते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी। ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। पर सच कहीं बीच में है। तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि सावरकर इतने कंट्रोवर्शियल लीडर क्यों। और ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अपने दोस्तों के साथ में इसको जरूर शेयर करें। Chief Uddhav Thackeray has asked alliance partner BJP to confer the Bharat Ratna on Hindutva icon Veer Savarkar. सावरकर के बारे में बात करें तो उनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट 28 मई 1883। उनकी शुरुआती शिक्षा वहाँ के लोकल स्कूल से हुई। बाद में उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उनकी सोच काफी लिबरल थी और वो काफी प्रोग्रेसिव विचारधारा वाले आदमी बन के उभरे। फर्ग्यूसन कॉलेज से ही उन्होंने अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत करी और वहाँ से निकलने के बाद में अपने भाई के साथ मिलकर उन्होंने अभिनव भारत नाम की एक सोसाइटी चालू, जो बेसिकली फ्रीडम फाइटर्स को ट्रेन करने का था। इसके अलावा उन्होंने अपने कंटेम्परेरी फ्रीडम फाइटर्स के साथ भी कनेक्शन बढ़ाए और साथ ही साथ अलग सोसाइटी जैसे इंडिया हाउस, फ्री इंडिया सोसाइटी, ऐसी कई सारी सोसाइटी ज्वाइन की और देश को आजाद कराने की कोशिश करने लगे। और इन सब का असर ये हुआ नासिक डिस्ट्रिक्ट में सावरकर एक ऐसा नाम बन गए जो हमेशा अंग्रेजों के नाक में दम करके रहे। सावरकर की रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को तब और सपोर्ट मिलता है जब 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है। इसकी वजह से पूरी देश की जनता आपस में यूनाइट हो जाती है और अंग्रेजों के खिलाफ इनका गुस्सा काफी बढ़ जाता है। इस मूवमेंट का ही असर था कि सावरकर जैसे कई सारे रिवॉल्यूशनरीज आपस में यूनाइट हुए, आपस में ऑर्गेनाइज हुए और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपना स्ट्रगल और तेज। हालांकि 1907 से 1910 के बीच में रिवॉल्यूशनरीज ने काफी ऐसे काम किए जो दिल दहला देने वाले और बहुत ही ज्यादा करेज की मांग करते। हालांकि ये सारी घटना आगे चलती रही, पर 1910 में जाकर सावरकर को लंदन से गिरफ्तार कर लिया गया। उन पे चार्जेस ये लगाए गए कि उन्होंने नासिक के कलेक्टर की हत्या में आर्म्स और एम्यूनिशन प्रोवाइड कराया है और इस कॉन्स्पिरेसी की प्लानिंग में उनका काफी बड़ा हाथ था। हालांकि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था वो लंदन में और लंदन से रिपोर्ट करके उन्हें इंडिया भेजा गया। 1910 के इस घटनाक्रम के बाद में सावरकर को लगभग 15 सालों की जेल की गई, जहाँ पे उन्हें अलग अलग जेल में रखा गया, जैसे अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल, जो काफी कुख्यात थी क्रांतिकारियों के ऊपर अमानवीय व्यवहार करने की। और कहानी में असली मोड़ तो अब आना था। अपने 14 सालों के इम्प्रिजनमेंट के बाद में सावरकर जैसे पूरी तरीके से बदले और इस बदले हुए सावरकर को ही लोग क्रिटिसाइज करते हैं। अगर उनके क्रिटिसिज्म की बात करें तो कांग्रेस और लिबरल्स उन्हें बेसिकली 2 पॉइंट्स पे क्रिटिसाइज करते हैं। पहला मर्सी पिटीशन और दूसरा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी। मर्सी पिटीशन के बारे में बात करें तो 1910 में हुई जेल के बाद में उन्होंने 6 महीने के अंदर ही ब्रिटिश अथॉरिटीज को मर्सी पिटीशन लिखा और उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटीज से काफी भावुक अपील की। मर्सी पिटीशन में उन्होंने ये लिखा कि मैं ब्रिटिश ऑफिशियल्स या फिर ब्रिटिश एम्पायर का एक ओबीडिएंट सर्वेंट बन के रहूंगा और इसकी सेवा हमेशा करता रहूंगा। हालांकि अंग्रेज उनके मर्सी पिटीशन से कन्विंस नहीं हुए। इसको देखते हुए उन्होंने 1913 में दूसरा मर्सी पिटीशन लिखा और यही सारी इमोशनल अपील अंग्रेजों से की। अब हालांकि धीरे धीरे अंग्रेजों का जो पर्सपेक्टिव था वो सावरकर को लेके बदलने लग गया था, पर अंग्रेज इतना जल्दी भी उनमें भरोसा नहीं करने वाले। 1913 के बाद में 7 साल और बीत जाते हैं और साल आता है 1920 का। इस बार उन्होंने तीसरी मर्सी पिटीशन लिखी, जहाँ पे उन्होंने वही सारी इमोशनल अपील्स फिर से रिवाइज करी और अंग्रेजों को याद दिलाया कि वो कितने महान हैं। हालांकि तीसरे मर्सी पिटीशन का अंग्रेजों पर असर हुआ और अंग्रेजों ने सावरकर को अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल से रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया। उसके 4 साल बाद ही 1924 में सावरकर को इस शर्त पे रिहा कर दिया गया कि आने वाले समय में वो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ओबीडिएंट बने रहेंगे।
और फ्यूचर में कुछ ऐसा हुआ भी। सावरकर अंग्रेजों से हर महीने 60 रुपए पेंशन लिया करते थे और उसके बिहाफ में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बोलना पूरी तरीके से बंद कर दिया। और यहीं से सावरकर के खिलाफ एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट निकलता है कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी। हालांकि मेरे विचार में माफी मांगने में कुछ भी बुरा नहीं था, क्योंकि आदमी के जीवन से मूल्यवान और कुछ भी नहीं होता है। भले ही दूसरे क्रांतिकारियों ने माफी नहीं मांगी, ये उनका देश के प्रति प्रेम था, पर कई बार देश के प्रति प्रेम से भी बड़ा अपने जीवन के प्रति प्रेम हो जाता है। मेरे विचार में माफी मांगने तक तो ठीक, पर 1924 के बाद में जो उन्होंने एक्टिविटीज की वो कहीं से भी सराहनीय नहीं। और इन्हीं एक्टिविटीज में एक थी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करना। अपने जेल के टाइम से ही सावरकर का धीरे धीरे मन बदलने लग गया था। उन्हें समझ में आने लग गया था कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने से ज्यादा कोई फायदा नहीं होने वाला, और जेल के समय से ही उन्होंने एक हिंदू आइडियोलॉजी गढ़नी शुरू कर दी थी। इसका रिजल्ट जाके 1923 में मिलता है, जब उनके द्वारा लिखी गई सारी फिलॉसफीज का एक संकलन किया जाता है और उस किताब का नाम दिया जाता है द एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। ये किताब बेसिकली हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड थी और ये समझाती थी कि हिंदुत्व आखिर क्या है। तो हिंदुत्व बेसिकली एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जहाँ पे ये कंसीडर किया जाता है कि हिंदू वही होगा जो इंडिया को अपनी मातृभूमि मानेगा, अपनी पितृभूमि मानेगा और अपनी कर्म भूमि मानेगा। आसान भाषा में अगर हिंदुत्व को समझे तो बेसिकली सावरकर ने हिंदुइज्म का इस्तेमाल पॉलिटिकल सेंस में करना चाहा और हिंदुओं को यूनाइट करने की कोशिश करी। और यूनाइट करने के लिए उन्होंने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट किया, जहाँ पे उन्होंने ये बताने की कोशिश की जो आर्यन रेस है, बेसिकली जो हिंदूज है, वो सुपीरियर है बाकी सभी से। और उनके हिंदू के डिफिनेशन में सिर्फ वही लोग आते हैं जिनके पूर्वजों की उत्पत्ति इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हुई। और यहीं से अखंड भारत का कॉन्सेप्ट निकल के सामने आता है, जो ऑटोमेटिकली क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को एक्सक्लूड कर देता है और ये मानता है कि ये आउटसाइडर्स है और इन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। तो अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदुत्व एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो आर्यन रेस और ब्राह्मिकल कल्चर को प्रमोट करने का काम करती है, जिसके माध्यम से हिंदुओं को इंटीग्रेट किया जाए और उन्हें राष्ट्रवाद की ओर ले जाया जाएगा। तो इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का असर ये पड़ता है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो पहले से रिफ्ट चली आ रही थी, जो 1870 के दशक से ही पढ़नी शुरू हो गई थी, वो और गहरी होती चली गई। और टू नेशन थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे लोगों के दिमाग में बसने लग गया। हालांकि ऐसा कहना गलत होगा कि टू नेशन थ्योरी सावरकर ने दी थी। टू नेशन थ्योरी के बारे में अगर बात करें तो 1870 के दशक में सैयद अहमद खान द्वारा दी गई थी। बेसिकली उनका ये मानना था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग कल्चर है और दोनों आपस में मिलकर कभी रह नहीं सकते। इन्हीं आइडियोलॉजी को दिमाग में लेते हुए 1870 के दशक से ये दिखाई देने लग गया था कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो यूनिटी थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही, और इसको आगे बढ़ाने का काम सावरकर जैसे फिलोसफर्स ने किया जो हिंदुत्व जैसी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन की आड़ में। और इन सारी आइडियोलॉजीज का असर ये होता है कि 1947 आते आते हिंदू और मुस्लिम के बीच में इतना ज्यादा नफरत बढ़ गई थी। इसका रिजल्ट अपने देश के दो टुकड़ों के रूप में सामने आता है, जहां एक तरफ बनता है मुस्लिम पॉपुलेटेड देश जिसको हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, और दूसरी ओर बनता है एक सेकुलर नेशन जिसे हम भारत या फिर इंडिया के नाम से भी जानते हैं। हालांकि सावरकर के कारनामे इतने में ही नहीं रुकते हैं, उन्होंने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी और मर्सी पिटीशन के अलावा भी कई सारे ऐसे काम किए जो कि काफी घिनौने थे। 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय जब इंडियन नेशनल आर्मी ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ लड़ रही थी, तब सावरकर ने लोगों से यह अपील की कि वो ब्रिटिश आर्मी में ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और जापानीज के खिलाफ अंग्रेजों की मदद करें। तो ये दिखाता है कि कैसे 14 साल की जेल के बाद सावरकर अंग्रेजों के वफादार बन गए थे, और इतने वफादार बन गए थे कि उनको देश से ऊपर अंग्रेज दिखाई देते थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, पर जाते जाते मैं आपको कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जैसे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सबको समय समय से मिलते रहे। थैंक यू।